करता हूँ। आप सभी ने ये प्रॉब्लम सीट में भी देखा होगा। ये बेसिकली इरोडो का प्रॉब्लम है ओरिजिनली। मान लो कि आपको कोई स्फीयर दिया हुआ है, स्फेरिकल सेल आपको दी हुई है, स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस है आपकी r, और इसकी सरफेस पे चार्ज डेंसिटी आपको इस फॉर्म में दी हुई है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा या फिर सिग्मा नॉट साइन थीटा की फॉर्म में दी हुई है। जैसे ये आपका स्फेरिकल सेल है और इसके सेंटर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, at the center of the cell। तो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो, जो चार्ज डेंसिटी अगर आप उसको ध्यान दो, थीटा आपका, ये अगर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ आपका, तो इससे जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है, एंगुलर पोजीशन ये आपको दी हुई है थीटा। इस थीटा एंगुलर पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ इसको, तो इधर तो जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, इस पहले क्वाड्रेंट में आपको ये पता है कोस आपका पॉजिटिव रहेगा, ये कम होता जाएगा जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 पे ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोसाइन जो फंक्शन है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो इधर भी चार्ज डेंसिटी इस टाइप से रहेगी, घटती जाएगी इधर की ओर जाओगे तो थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव होता है, तो इधर आपका जो पोर्शन होगा स्फीयर का उस पर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव रहेगी, इधर बढ़ती जाएगी, इस एंगुलर पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगी, फिर से घटती जाएगी। ये इस टाइप का कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और इसकी वजह से अपने को ये जो सेंटर है आपका, सेंटर हो, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको चार्ज डेंसिटी सिग्मा नोट कोस थीटा दी हुई है या सिग्मा नोट साइन थीटा दी हुई है, या फिर आपको इस फॉर्म में दे दी है, जैसे रोडो की जो प्रॉब्लम है उसमें इस फॉर्म में दी हुई है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो ये भी सेम ही हो गई। ए वेक्टर कोई कांस्टेंट है तो इसको भी इस फॉर्म में आप लिख ही सकते हो, ए आर कोस थीटा की तरह से लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है। तो चार्ज डेंसिटी अगर इस फॉर्म में दी हुई है कोसाइन फंक्शन के रूप में या साइन फंक्शन के रूप में, अगर साइन होता तो क्या होता? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज रहता, थर्ड और फोर्थ में क्या रहता? नेगेटिव रहता। तो ऐसे केसेस में अपन इन प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक वे में अपन डील करते हैं। आपको ये ध्यान होगा कि जैसे अगर कोई स्फेरिकल सेल है, पहले ये बताइए, जैसे मान लो कि ये स्फेरिकल सेल है आपकी, ये सॉरी ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर आप मान लीजिए, या अपन ये ले लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लेते हैं। इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर मान लो कोई कैविटी है, यहाँ पे कोई कैविटी है, और इसका जो सेंटर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का, इसको O से डिनोट कर देता हूँ, कैविटी के सेंटर को O1 से डिनोट कर देता हूँ। O को O1 से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो आपका ये वेक्टर है। तो इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा आपका रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान होगा आपको, अगर सिलिंड्रिकल कैविटी होती सिलेंडर के अंदर, तो उसके अंदर कितना होता? रो ए वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ए वेक्टर क्या हो जाता? दोनों जो एक्सिस हैं, सिलेंडर की एक्सिस और कैविटी की एक्सिस, उनके बीच सेपरेशन हो जाता। तो ये आपको पता होगा। अब ये सिचुएशन तो आपकी इस टाइप की है, जैसे मान लो कि दो इस टाइप के यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, एक पे आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दोनों आपके इस रीजन के अंदर आपके कोइंसाइड कर रहे हैं।
ये ओवरलैपिंग रीजन है, तो ओवरलैपिंग रीजन में चार्ज कैसा हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपको यहाँ पे किसी पॉइंट पे इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच आपको सेपरेशन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ किसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड पता करना है तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा, एनीवन? ये आपको मान लीजिए फिर से ए वेक्टर है आपका, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। इस पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, एनीवन? सर रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन। वही रहेगा, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वही रहेगा ये आपका रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर इस स्फीयर की वजह से फील्ड निकालेंगे, तो इसकी वजह से तो फील्ड क्या होगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। फिर इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, ये आपका इधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। और इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ये आएगा, ये वेक्टर फॉर्म में ये आएगा एक्सप्रेशन। क्योंकि ये वेक्टर आपका मान लो R1 वेक्टर है, तो E1 वेक्टर को तो आप क्या लिख सकते हो, E1 वेक्टर तो ये हो जाएगा आपका रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E2 वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये आपका R2 वेक्टर है आपका, ये होगा माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और नेट फील्ड इन दोनों के सुपरपोजिशन से पता करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, ये आपका ए वेक्टर के बराबर होगा, तो इसको आप ये लिख सकते हो रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट अपने को पता है, इस रिजल्ट का यूज अपन यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करने में करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैं इक्विवेलेंट मान सकता हूँ। अगर मान लो कि आपके पास से दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैं और उनके सेंटर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हैं, जैसे एक आपका स्फीयर ये है मान लो, इसका सेंटर ये है O1, और दूसरा जो ये इस पे मान लीजिए आपका नेगेटिव चार्ज है, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा जो स्फीयर है उसका सेंटर इससे d डिस्टेंस पे इधर लोकेटेड है आपका, ये d डिस्टेंस पे यहाँ पे लोकेटेड है, ये है O2। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ O2 वाले को। ये सेकेंड स्फीयर है आपका, और इनका ज़्यादातर एरिया आप देख रहे हो कि ये ओवरलैप कर रहा है एरिया। तो एक पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी मान लीजिए आपकी रो है दोनों के लिए, इसके लिए प्लस रो हो जाएगी, इसके लिए माइनस रो हो जाएगी दोनों का। ये O2 तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है उसका सेंटर है O2, और ये नेगेटिवली चार्ज जो स्फीयर है इसका सेंटर O1 है। दोनों के सेंटर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आप इसमें भी ये कह सकते हो कि अंदर हर एक पॉइंट पे फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आप बता सकते हो कितना आएगा, रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के सेंटर के बीच सेपरेशन कितना है, डी। मैं ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है इसको इक्विवेलेंट मान सकता हूँ, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट ले सकता हूँ। इसको एक स्फेरिकल सेल जिसपे चार्ज आपका इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, इसके इक्विवेलेंट मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना कि ये स्फेरिकल सेल है तो इसमें चार्ज आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर चार्ज आपका नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट मान सकते हो, बशर्ते इससे इसके अंदर थीटा एंगल पे अगर मैं एक छोटा सा एरियल एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो थीटा एंगल पे
यहाँ पे एक छोटा सा एरियल एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया है। कितना एरिया कंसिडर किया है? मान लो डी ए, ये एरिया मैंने कंसिडर किया है। तो इस डीए एरिया पे जो चार्ज आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मैं अगर थीटा एंगुलर पोजीशन पे एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, यहाँ पे तो एलिमेंट किस टाइप का लेना पड़ेगा? एक वॉल्यूम एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। ये वॉल्यूम एलिमेंट ले लेता हूँ, जिसका एरिया वही होना चाहिए जैसे इसका एरिया डीए है। तो इस जो सिलेंड्रिकल जो एलिमेंट लिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? डीए। इसकी लेंथ अपने को फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो यहाँ पे थीटा एंगुलर पोजीशन पे जो चार्ज मिल रहा है, अगर यहाँ पे थीटा एंगुलर पोजीशन पे जो चार्ज मिल रहा है उसके बराबर है, तो ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसमें भी आप देख रहे हो, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। बीच में इस रीजन की थिकनेस मैक्सिमम होगी डी के बराबर। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। इसमें भी सिग्मा नॉट कॉस थीटा, थीटा जब जीरो होगा तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, और इनको अपन एक दूसरे के इक्विवेलेंट मान सकते हैं अगर थीटा एंगल पे यहाँ पे जितना चार्ज मिलेगा, वो चार्ज अगर थीटा एंगल पे उतना ही क्रॉस सेक्शन का एलिमेंट यहाँ कंसिडर करो, तो इसमें जो चार्ज है उसके बराबर है, तो ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसमें कितना चार्ज मिलेगा थीटा एंगल पे? ये तो कितना चार्ज मिलेगा, एरिया आपने कितना लिया एलिमेंट का डीए, और चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा डीए। इतना चार्ज मिल रहा है थीटा एंगुलर पोजीशन पे, ये जो एलिमेंट चूज किया है इसमें, सिग्मा नॉट कॉस थीटा इंटू डी। यहाँ पे थीटा एंगल पे जो आपने सिलेंड्रिकल एलिमेंट चूज किया है उसमें कितना चार्ज आपको मिल रहा है? यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो पता करना पड़ेगा। तो पहले ये इसकी जो लेंथ है इसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल डी ए। और चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट थी, कितने के बराबर? रो के बराबर। तो इसमें कितना चार्ज होगा? रो इनटू दिस। अब ये L किसके बराबर है? इसको अगर मैं D की टर्म्स में लेके आऊं तो ये किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस L की वैल्यू D की टर्म्स में अगर मैं पुट करता हूं, यहाँ पे देखो ये दो स्फीयर हैं आपके जिनके सेंटर D डिस्टेंस से आपके डिस्प्लेस्ड है। इस टाइप की सिचुएशन है आपकी। ये थोड़ा सा सही ड्रॉ नहीं हुआ है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से, ये O1 है, ये आपका O2 है। ये डिस्टेंस कितनी है D? जब आप एक स्फीयर को यहाँ रख रहे हो, दूसरे स्फीयर को राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो D डिस्टेंस से, तो आप कहीं भी कोई पॉइंट चूज कीजिए। जैसे ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, अब ये पहले स्फीयर का पॉइंट है, इनिशियली सेकंड स्फीयर जो है उसका ये पॉइंट भी यहीं पे लोकेटेड होगा, आपका यहीं लोकेटेड था। लेकिन जब सेकंड स्फीयर को D डिस्टेंस से इधर की ओर डिस्प्लेस किया, तो ये पॉइंट भी इधर कितना डिस्प्लेस होगा? D डिस्टेंस से ही डिस्प्लेस होगा। तो ये जो गैप है आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल में, ये किसके बराबर होगा? D के। अब ये थीटा एंगुलर पोजीशन पे ये पॉइंट आपका लोकेटेड है, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। यहाँ पे आपने ये सिलेंडर चूज किया था, ये इस लाइन के अलोंग ये सिलेंडर आपने चूज किया था। इस सिलेंडर की लेंथ आपको पता करनी है। कैसे पता करोगे? ये एंगल थीटा है, ये भी क्या रहेगा? थीटा। और ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा इस टाइप का, इस टाइप का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये तो डी हो गया हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, तो ये होगा डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आपने चूज किया था सिलेंड्रिकल एलिमेंट, उसकी लेंथ किसके बराबर होगी? डी कॉस थीटा के। इसकी जो लेंथ है वो आपकी किसके बराबर रहेगी? डी कॉस थीटा के। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ रो डी कॉस थीटा इंटू डी। और अब इन दोनों डी की जो वैल्यू है इनको इक्वेट कर दीजिए। थीटा एंगल पे यहाँ पे जितना चार्ज मिला इस एरियल एलिमेंट में, यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया उतना ही क्रॉस सेक्शन का, उसमें भी उतना ही चार्ज मिलना चाहिए। तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट करो। रो डी कॉस थीटा इज इक्वल इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा इंटू डी। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, डी ए से डी ए कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रो इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, ये टर्म आ जाएगी आपकी। इसके अंदर आपको पता है
ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, फील्ड की वैल्यू ये रहेगी रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी इक्विवेलेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अंदर सेंटर पे फील्ड जो वो कितना आएगा, इसी एक्सप्रेशन से देंगे रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से, लेकिन रो डी की जगह अपन क्या पुट करेंगे, सिग्मा नॉट। रो डी किसके बराबर है, सिग्मा नॉट के, तो इसमें ये आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके सेंटर पे फील्ड कितना रहेगा, सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो देखो इसमें कोई भी चीज़ नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए। ये जो चीज है ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट, ये देखिए कोई भी डाउट है तो पूछिए इसमें। ये क्लियर है सभी को? सर हाँ हाँ बोलो। सर डी क्यू दोनों का इक्वल होने से वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन इक्वल कैसे हो जाती है, ये समझ नहीं आया। देखो पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे आपने इन्फिनिटेजिमली स्मॉल डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया है। यहाँ पे दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन्फिनिटेजिमली स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे ये जो आपकी लेयर है, इस लेयर की थिकनेस आप बहुत ही कम आप मान सकते हो। इस लेयर की थिकनेस जो है वो काफी कम है। यहाँ पे सरफेस चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिग्मा नॉट कोस थीटा के अकॉर्डिंग था। यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, फिर चार्ज डेंसिटी कम होती गई, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई, फिर इधर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे तो चूंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थीटा एंगल पे जो एलिमेंट आप चूज करोगे वो डीए क्रॉस सेक्शन का ये एलिमेंट आपने चूज कर लिया, इतना सरफेस एरिया चूज कर लिया। यहाँ भी मैं एरियल एलिमेंट लूँ, लेकिन यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम में चार्ज है, तो ये जो डीए एरिया का ये जो क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हो, इसमें चार्ज तो आपका अंदर वॉल्यूम के अंदर लोकेटेड होगा। ये चार्ज मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसमें कितना चार्ज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जितना थीटा एंगुलर पोजीशन पे इस वॉल्यूम एलिमेंट में जितना चार्ज है, उतना ही चार्ज इस थीटा एंगुलर पोजीशन पे जो सरफेस एलिमेंट है उसमें। और वैसे ही ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो चार्ज के हिसाब से आपको पता है कि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसमें भी थिकनेस कम होती जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसमें भी चार्ज डेंसिटी यहाँ जाते जाते क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो इस वजह से अपन इन दोनों जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको एक दूसरे के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। और अगर थीटा एंगल पे जो एलिमेंट चूज किए हैं उनमें चार्जेस को अपन इक्वेट करें तो अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा, रो डी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट। तो सेम फॉर्मूला से इसके अंदर भी अपन फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो डी की जगह सिग्मा नॉट रख देंगे बस। अब सेम क्वेश्चन आपको सिलेंडर के केस में भी आपको सीट में भी दिया हुआ है। सीट का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप का था, तो आप खुद बताइएगा इस केस में क्या आंसर रहेगा। जैसे सीट का जो क्वेश्चन है वो ये है, इस टाइप का एक सिलेंड्रिकल सेल आपको दिया हुआ था। ये सिलेंड्रिकल सेल है आपका, चार्ज ऑब्वियसली सरफेस पे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और उसके लिए आपको चार्ज डेंसिटी या डीवीएस सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। जहाँ पे ये अगर क्रॉस सेक्शन है, इधर मैं एक्स एक्सेस ले लेता हूँ, इधर मान लो वाई एक्सेस ले लेता हूँ, तो थीटा एंगल पे जो स्ट्रिप आप कंसिडर करोगे इस सिलेंड्रिकल सेल की, एंगल पे ये जो स्ट्रिप कंसिडर करोगे, इस स्ट्रिप जो है इसके लिए चार्ज डेंसिटी आप क्या लोगे, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो इस टाइप का एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, और उसकी वजह से सेंटर पे आपको फील्ड पता करना है। इस सिलेंड्रिकल सेल जो है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से है, सेंटर पे फील्ड पता करना है। तो सेम टाइप की सिचुएशन है, यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल सेल दी हुई है, तो इस सिलेंड्रिकल सेल जो है इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो इस टाइप का है, और इस पे चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में चार्ज पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में चार्ज आपका पॉजिटिव है, और इन दोनों क्वाड्रेंट्स में चार्ज आपका नेगेटिव है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है जैसा अभी देखा था, स्फेरिकल सेल के केस में देखा था। ये सिलेंड्रिकल सेल है, चार्ज डेंसिटी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ भी अपन
को मान सकते हैं कि अपने पास दो यूनिट सिलेंडर हैं, एक नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर है जिसमें चार्ज डेंसिटी रो है, और एक पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है, और दोनों के जो सेंटर हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है। एक का सेंटर O1 है नेगेटिवली चार्ज का, पॉजिटिवली चार्ज का सेंटर O2 है। ये डिस्टेंस आपकी D है। तो आपको ये पता है ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ρD/2ε0 ये आएगा। सेम तरीके से इसमें भी आप दे सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर था, ओवरलैपिंग रीजन में कोई चार्ज नहीं है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज नेगेटिव सिलेंडर है आपका। अंदर फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा। तो ρD की वैल्यू आपको पता ही है किसके बराबर होगी, सिग्मा नॉट के बराबर होगी। जैसे अपन ने अभी किया था वैसे ही इसमें भी करना है। तो ρD की वैल्यू वो वही आ जाएगी आपकी। ρD किसके बराबर आएगा, सिग्मा नॉट के बराबर आएगा। तो इसमें सेंटर पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या देंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन 2ε0। इसमें ये रह जाएगा आंसर। उसी एनालिसिस से आप कर सकते हो इसको। सिग्मा क्या होता है, उस केस में पहले और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज रहता, तीसरे और चौथे में नेगेटिव चार्ज रहता, तो इनको स्लाइटली ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर देते। वैल्यू तो वही रहती, मैग्नीट्यूड वही रहता, डायरेक्शन चेंज होती बस फील्ड की। तो देखो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है कि नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ये आपको सीट में दिया हुआ है। जो ये प्रॉब्लम है, आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट अपॉन 2ε0। और ये प्रॉब्लम इरोडो की प्रॉब्लम है, सिग्मा नॉट अपॉन 3ε0, ये आंसर रहेगा इसका। वैसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन वैसे करोगे तो वो खतरे से खाली नहीं होगा, बढ़िया मेथड नहीं होगा। जो रिंग टाइप एलिमेंट आप चूज करोगे उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड निकालोगे, इस टाइप से एक रिंग टाइप एलिमेंट ले लोगे, थीटा एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा वेट का ये रिंग टाइप एलिमेंट चूज कर लिया, इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे फील्ड निकाला, फिर उसको थीटा को इंटीग्रेट किया 0 से लेके 180 तक। वो भी एक मेथड है, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आप करके देखोगे इस मेथड को तो ये रिजल्ट आपको याद ही रह जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, ρD/3ε0। और इस केस में ρD की वैल्यू जो है किसके बराबर होगी, सिग्मा नॉट के बराबर होगी। तो ये आंसर। तो देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक तो ये क्वेश्चन था जो अपने को डिस्कस करना था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, स्फेरिकल प्लेट्स भी अपन ने देखी थी, और सिलेंड्रिक स्फेरिकल प्लेट्स के अलावा अपन ने पैरेलल प्लेट्स भी अपन ने देख लिया था। मैं पहले यहाँ पे कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं ब्रीफली यहाँ पे मेंशन करूँगा, उसके बाद अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो देखेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर यूनिकनेस थ्योरम देखेंगे, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी टॉपिक छोटा बचा हुआ है वो भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन कंडक्टर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। वैसे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आपको पता लग गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन कंडक्टर्स जो है उनको इंक्लूड करते आए हैं। पहला तो एक आइडियल कंडक्टर किसे कहेंगे, जिसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री चार्ज हो। फ्री चार्ज जो मतलब आपका बाउंडेड नहीं है, जैसे अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो लैटिस में मूव करने के लिए फ्री है। तो किसी भी चीज के पास अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री चार्ज है तो अपन उसको एक आइडियल कंडक्टर कह सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री चार्ज
is called an ideal conductor. प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जैसे मेटल्स हैं, तो मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको आप कंडक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। आइडियल कंडक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन कंडक्टर आप उसको मान सकते हो। अर्थ अर्थ के पास भी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप आइडियल कंडक्टर के अप्रोक्सीमेशन के तौर पे आप उसको देख सकते हो। मेटल्स है, ये आपके कंडक्टर है। अर्थ को अपन आइडियल कंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि अर्थ के पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अर्थ को जितना चाहे चार्ज आप दे सकते हो और जितना चाहे चार्ज आप अर्थ से ले सकते हो। अब आइडियल कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो अपन यहाँ पे देखेंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो अपन यूज करते आए हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एटलीस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेज जो है वो आपके मूव नहीं कर रहे होते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होगा, जैसे वायर में करंट फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली करंट कैसे फ्लो करेगी। अगर ये वायर है आपका, इसमें करंट जा रही है इधर की ओर, करंट जा रही है मतलब चार्जेज आपके मूव कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर मैं मान लूँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये क्यों मूव करेगा, अंदर कुछ फील्ड प्रेजेंट होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये मूव करेगा। तो यहाँ पे वीक फील्ड तो आपका प्रेजेंट होता है, ई आपका नॉन जीरो रहता है। वीक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन चूंकि इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस रेस्ट पे नहीं है। ये जो केस है ये किसका हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का केस हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, ये सही नहीं होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जीरो लेते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे ये है, मान लीजिए एक कंडक्टिंग स्लैब है, आपने यहाँ पे रख दिया है, यूनिफॉर्म फील्ड में इसको रख दिया है। यूनिफॉर्म फील्ड आपका इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, तो इसके अंदर भी, स्लैब के अंदर भी ये फील्ड आपका आएगा, ई नॉट फील्ड आएगा, और इसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये ई नॉट फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्री चार्जेज हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फ्री चार्जेस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और बिना किसी टाइम लैग के आप ये देखोगे जैसे ही फील्ड आपने ऑन किया वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे आ जाएगा। फ्री चार्ज है तो यह आपका फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये सरफेस आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से अंदर जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और अंदर जो नेट फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड है प्लस जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, जीरो। अब ये कितने टाइम में होगा, बिना किसी टाइम लैग के होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया फील्ड, चार्जेस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और विदाउट एनी टाइम लैग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अंदर फील्ड क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जीरो होगा।
दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप कंडक्टर जो है उसको कोई भी फ्री चार्ज या कंडक्टर को कोई भी एक्सटर्नल चार्ज आप देते हो, तो वो चार्ज उसकी वॉल्यूम के अंदर रिसाइड नहीं करेगा, वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा। ऑल द एक्सटर्नल चार्जेस given to a conductor resides on its surface। ये आप गोस लॉ से प्रूव कर सकते हो। जैसे ये आपका मान लो कोई भी कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लो अपन कोई भी गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, ये गॉसियन सरफेस अपन कंसिडर करें, तो चूंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? जीरो। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये जो गॉसियन सरफेस अपन ने कंसिडर की कंडक्टर के अंदर, इससे इसके अंदर कितना नेट चार्ज लोकेटेड होगा? जीरो। तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल चार्ज वॉल्यूम के अंदर आपने छोड़ भी दिया है, तो वो चार्ज जो है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। वो चार्ज अंदर रिसाइड नहीं करेगा वॉल्यूम के अंदर। तो कंडक्टर को अगर कोई भी चार्ज दोगे तो ये इसकी सरफेस पे आपका रिसाइड करेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। इंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। पूरा जो कंडक्टर है वो सेम पोटेंशियल पे रहेगा, यानी कंडक्टर के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, आर्बिट्ररी शेप का कोई कंडक्टर ले लेता हूँ, तो इसके सरफेस के कोई भी दो पॉइंट्स आप लेते हो, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, सरफेस के जरूरी नहीं है। जैसे एक पॉइंट मैंने ये चूज कर लिया, ये एक पॉइंट ये चूज कर लिया बी। अब क्या ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं? कैसे पता करेंगे? मैं यहाँ पे एक पाथ कंसिडर करता हूँ, ये पाथ मैंने कंसिडर कर लिया। मान लो ये कंडक्टर के अंदर से होते हुए ये पाथ कंसिडर किया। इस पाथ के अलोंग मैं एक चार्ज को ले जाता हूँ, क्यू चार्ज को इस पाथ के अलोंग मैं मूव कराता हूँ, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? जीरो। वर्क डन ऑन द चार्ज जो है वो आपका क्या रहेगा? जीरो। चार्ज पे जो वर्क डन है वो आप कैसे लिखोगे? इसको धीरे धीरे आप ए से बी की ओर ले जा रहे हो, तो वर्क डन को आप क्या लिखोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बी के ऊपर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्यू इंटू वी बी। ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्यू इंटू वी ए। तो ये जो वर्क डन है किसके बराबर होगा? जीरो के। यहां से अपन ये कह सकते हैं वी बी इज इक्वल टू वी ए। तो कंडक्टर पे कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, कंडक्टर के ऊपर लोकेटेड होने चाहिए, तो वो सेम कंडक्टर के ऊपर लोकेटेड किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी इंटायर कंडक्टर जो है वो आपका इक्वी पोटेंशियल होगा। पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंटायर कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। अब सुशांत, सर हाँ बोलिए। सर कंडक्टर के अंदर भी जो है सर वो भी तो पोटेंशियल सेम ही होता है जो सरफेस पे होता है। हाँ हाँ तो सर वो अंदर भी तो मतलब इक्वी पोटेंशियल होगा ना? हाँ, अंदर भी इक्वी पोटेंशियल होगा। कोई भी दो पॉइंट्स लोगे तो सेम पोटेंशियल पे होंगे। ओके सर। यहाँ पे इंटायर लिख दिया, इसका मतलब कंडक्टर में कहीं भी कोई दो पॉइंट लोगे, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया, सेम पोटेंशियल पे होंगे। पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे होगा। इंटायर कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। सरफेस पे लेने जरूरी नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, चूंकि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, तो कोई भी फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। Field lines will always terminate at or originate from the conducting surface perpendicularly. Field lines always terminate at
originate perpendicularly from a conducting sphere. Conducting sphere या surface. जैसे मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके पास आपने चार्ज रख दिया है, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, इसके पास आपने चार्ज रख दिया, आप चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगे, इधर ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो आप फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे चार्ज से, इसके ऊपर ये फील्ड लाइन आपकी टर्मिनेट होंगी, आपको ये पता है लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो फील्ड लाइंस को कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट कराओगे, क्योंकि कंडक्टर की जो सरफेस है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल है। सरफेस इक्विपोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ, कोई भी फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे इक्विपोटेंशियल है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये दोनों पॉइंट आपके क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे। तो अगर कोई भी फील्ड का कंपोनेंट है, नॉन जीरो कंपोनेंट है ए बी के अलोंग, तो उस केस में तो आपको ये पता है, अगर फील्ड आपका ए बी के अलोंग आपको पता है कि जीरो नहीं है, तो आप वी ए माइनस वी बी को क्या लिखोगे, ई इंटू डी। मान लो फील्ड इसके अलोंग कितना ई है, तो आपको ये पता है कि ए से बी तक जाने पे कितना ड्रॉप होगा, इन दोनों के बीच सेपरेशन आपका डी है। लेकिन चूंकि एक सेम पोटेंशियल पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं होगा, यानी फील्ड हमेशा सरफेस पे क्या रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो चाहे फील्ड लाइन आपकी टर्मिनेट कर रही हो या सरफेस से ओरिजिनेट हो रही हो, वो हमेशा परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होंगी और परपेंडिकुलरली ही ओरिजिनेट होंगी। तो बाकी फील्ड लाइन को भी आप यहाँ पे टर्मिनेट कराओगे तो परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट कराना है, परपेंडिकुलरली टर्मिनेट कराओगे ये जो फील्ड लाइन है इनको भी। इसी तरह से जैसे मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, उसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, बीच में कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, तो इधर से फील्ड लाइन आएगी, इस पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होगी, क्योंकि इस सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से फील्ड लाइन आएंगी, परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगे इस पे, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये फील्ड लाइन आपकी परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगे, और सरफेस से परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट भी कराओगे। सरफेस के बिल्कुल पास देखोगे तो फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट हो रही होंगी, परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगी। फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं आ सकता। अगर पैरेलल आता फील्ड तो यहाँ पे सरफेस पे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तुरंत, ताकि पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फील्ड इनसाइड एन अनऑक्यूपाइड कैविटी इज ऑलवेज जीरो। फील्ड इनसाइड एन अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड का मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं होगा, अनऑक्यूपाइड कैविटी इन ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर कोई कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, तो इस कैविटी की जो सरफेस है इस पे कोई चार्ज आपका नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि इस कैविटी के अंदर फील्ड हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, अनऑक्यूपाइड कैविटी है, मतलब कोई एक्सटर्नल चार्ज अपन ने प्लेस नहीं किया है, तो इस कैविटी की इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी और वो कहाँ टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी।
और अगर नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट हुई, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया सरफेस पे, तो आप इस टाइप का एक क्लोज पाथ कंसिडर कर सकते हो। इस क्लोज पाथ के दौरान अगर आप एक चार्ज को ले जाओगे, इस क्लोज पाथ के अलोंग मूव कराओगे, तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, लेकिन इस रीजन में आप कह रहे हो फील्ड आपका नॉन जीरो है। तो उस केस में आप ए से बी तक जब, या इस क्लोज पाथ के अलोंग जब आप चार्ज को ले जाओगे ए बी सी ए, तो आपको ये पता है, इसको आप ये लिख सकते हो ए से बी तक वर्क डन प्लस बी सी ए के अलोंग वर्क डन। ये वर्क डन तो आपका जीरो ही रहेगा क्योंकि इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन इस रीजन में तो वर्क डन आपका नॉन जीरो रहेगा, तो इसका मतलब है ये जो क्लोज पाथ के दौरान वर्क डन है ये क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। अगर ये नॉन जीरो हो गया इसका मतलब फील्ड कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ये मत कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव भी होता है। आगे आप मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करोगे, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, वो आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। लेकिन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फील्ड। और यहाँ पे आप जब बोल रहे हो कि अंदर चार्जेस अपीयर होंगे, तो आप ऑब्वियसली ये बोल रहे हो कि ये फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, जो कि गलत है। इसका मतलब अंदर चार्जेस आपके इंड्यूस नहीं होंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अपन ये इनडायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं यहाँ से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा अगर कैविटी क्या है, अनऑक्यूपाइड है। अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तब तो फील्ड आपका एग्जिस्ट करेगा। ऑक्यूपाइड कैविटी के लिए तो चार्जेस जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका नॉन जीरो होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑक्यूपाइड कैविटी में भी आप कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो गॉस लॉ अप्लाई करके। तो फॉर एन ऑक्यूपाइड कैविटी the inner surface gets equal and opposite charge। जैसे ये आपका कोई कंडक्टर है आर्बिट्रेरी शेप का, इसके अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज है, तो ये ऑक्यूपाइड कैविटी हो गई। अब इसमें इनर सरफेस पे चार्जेस आपके इंड्यूस होंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी, कहाँ टर्मिनेट होंगी, कैविटी की इनर सरफेस पे टर्मिनेट होंगी। तो कैविटी की इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इक्वल और अपोजिट चार्ज आना है, तो इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड आप गॉस लॉ से पता कर सकते हो। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लो जो इस कैविटी को इनक्लोज कर रही है। इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स आपका होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चूंकि ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी लोकेशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होने वाला है, तो Q इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्जेज हैं, एक तो एक्सटर्नल चार्ज है जो आपका Q है, और एक आपका जो कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, तो इसको मैं बोल देता हूँ Q इंड्यूस। दोनों का जो अलजेब्राइक सम है वो जीरो होना चाहिए, यानी Q इंड्यूस्ड कितना होगा, -Q के बराबर। तो कैविटी की इनर सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आपका इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे कुछ एक जो प्रॉपर्टीज हैं ये अपन ने स्टडी किया है जो आपको ध्यान में रखना है। पहली प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फील्ड आपका नॉन जीरो रहेगा।
जैसे वायर में करंट फ्लो कर रही है तो अंदर फील्ड नॉन जीरो रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंडक्टर में हमेशा जीरो लेते हो। कंडक्टर को कोई भी एक्सटर्नल चार्ज दोगे तो वो उसकी सरफेस पे रिसाइड करेगा, पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होगा, यानी कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो उस पर फील्ड लाइन अगर टर्मिनेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होंगी, परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट होंगी। सरफेस के पैरेलल फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं हो। सरफेस के पैरेलल फील्ड का कंपोनेंट होने का मतलब है कि सरफेस के दो पॉइंट्स आपके सेम पोटेंशियल पे नहीं है। और अगर कोई अनऑक्यूपाइड कैविटी है कंडक्टर के अंदर तो उसके अंदर फील्ड आपका हमेशा जीरो ही रहेगा। अगर ऑक्यूपाइड कैविटी है तो उस केस में इनर सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कंडक्टर की। अब अपन कुछ छोटे छोटे नियम है जो अपन यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं जो फायदेमंद होंगे अपने लिए। उससे पहले मैं कुछ एक प्रॉब्लम्स भी आपके ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि अगर एक कंडक्टर आपको दिया हुआ है और कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है। स्फेरिकल कंडक्टर मैं ले लेता हूँ, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए कैविटी है। वैसे किसी भी शेप का कैविटी ले सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पे कैसा कैविटी ले रहे हैं, स्फेरिकल कैविटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। और इसके सेंटर पे एक्सटर्नल चार्ज रखा हुआ है Q। तो इस कैविटी की इनर सरफेस पे और कंडक्टर की आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, पहले तो अपन ये पता कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चार्जेस किस टाइप से इंड्यूस होंगे वो अपन देख रहे हैं। अब चूंकि कैविटी आपकी ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज से फील्ड लाइन आपकी निकलेंगी, कैविटी की इनर सरफेस पे टर्मिनेट होंगी। और चूंकि स्फेरिकल कैविटी है, चार्जेस से फील्ड लाइन जो है वो आपकी कैविटी की इनर सरफेस पे जाके आपकी टर्मिनेट होंगे। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आप गॉस लॉ से पता कर सकते हो, जो अपन ने अभी किया था। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करोगे। एक गॉसियन सरफेस पूरी की पूरी कंडक्टर के अंदर लोकेटेड है, और इस गॉसियन सरफेस पे अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे जो इनर सरफेस है उस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -Q। यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -Q। ये चार्ज आपका इनर सरफेस पे आपका इंड्यूस होगा। स्फेरिकल कैविटी है और एक्सटर्नल चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो इनर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो भी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे अगर मैं कैविटी की रेडियस a के बराबर ले लेता हूँ तो इस केस में आप कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता कर सकते हो गॉस लॉ की मदद से, और आप कैविटी की इनर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे कैविटी की जो इनर सरफेस है उस पर कितना चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, कैसे पता करेंगे। कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज कितना आया, -Q। इनर सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 4πa²। तो ये चार्ज डेंसिटी होगी इनर सरफेस के ऊपर। अब चूंकि कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो नेट चार्ज तो आपका कंजर्व्ड ही रहेगा। जब आपने एक्सटर्नल चार्ज पुट कर दिया है तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, -Q। लेकिन पूरे कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, +Q। तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, +Q चार्ज रहेगा। और बाहर ये जो सरफेस है ये भी अपन ने स्फेरिकल लिया है, तो चार्ज जो है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी रेडियस मैं ये ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। तो स्फीयर के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगी, ये हो जाएगी Q। चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने सरफेस एरिया पे, 4πb²। तो इस टाइप से चार्जेस जो है वो आपके इंड्यूस हो रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि
केविटी का शेप कोई अदर शेप की केविटी है, तब भी वही सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे क्यू चार्ज है, अगर केविटी आपकी इस शेप की नहीं होती, मान लो इस टाइप की शेप की केविटी है, ये केविटी है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अपन स्टडी कर रहे थे ये अपन देख रहे थे कि मान लो एक कंडक्टर है जिसके अंदर स्फेरिकल कंडक्टर है और इसमें एक स्फेरिकल कैविटी है, कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो इस केस में कैविटी की जो इनर सरफेस है उस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर स्फेरिकल कैविटी है उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इनर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं। इसी तरह से जो आउटर स्फीयर है आपका, ये स्फीयर है, ये भी आपका, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी सेम है, तो इस पे भी चार्ज आपका यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस पे कितना चार्ज रहेगा, कैविटी पे माइनस क्यू चार्ज आया है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड रखना है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। ये भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा आउटर सरफेस के ऊपर। अब केविटी के अंदर अगर फील्ड पता करना है तो आप केविटी के अंदर गॉस लॉ अप्लाई करके आप फील्ड पता कर सकते हो। जैसे अगर केविटी के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड का एक्सप्रेशन पता करना होता तो फील्ड कितना आता। अगर मान लीजिए ये कैविटी है आपकी, ये स्फीयर है, और इस कैविटी के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड पता करना है, तो फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एनीवन? आर डिस्टेंस पे फील्ड जो है वो कितना आएगा? आप यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, तो गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी एल सॉरी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है आपका। एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन स्फीयर आपने कंसिडर कर दिया, उस पे गॉस लॉ आप अप्लाई कीजिए, और स्फेरिकल चार्ज के केस में ये जो टर्म है ये तो आपकी यही आएगी ई इंटू 4 पाई r²। क्यू इनक्लोज्ड किसके बराबर है, तो ये जो आपने गॉसियन स्फीयर कंसिडर किया है ये, इसके अंदर कितना चार्ज लोकेटेड है, एक्सटर्नल चार्ज जो कैविटी के सेंटर पे लोकेटेड है क्यू। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू तो क्यू के बराबर होगी, ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कैविटी के सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अगर आपको ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड पता करना होता तो फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता, एनीवन? केविटी के सेंटर से आर डिस्टेंस पे तो फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²।
अगर मान लीजिए ये जो स्फीयर है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है तो फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है तो यहाँ पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा एनीवन? तो यहाँ पे फिर से अपन एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं। अपने को ये तो पता है कि जो स्फीयर की आउटर सरफेस है उस पे भी क्यू चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी आउटर जो सरफेस है उसके लिए भी। तो एक आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर कर लो, और इस केस में अगर गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो जो नेट फ्लक्स पास होगा इस गॉसियन सरफेस से वो तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसके द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, केविटी की इनर सरफेस पे माइनस क्यू है, केविटी के सेंटर पे प्लस क्यू है, आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। तो नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ भी फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका रहेगा। देखिए ये चीज क्लियर है कि नहीं सभी को? यहाँ पे आउटर जो सरफेस है स्फीयर का उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर करते हो, उस पर गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन वही मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। उनमें एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट और एक है यूनिकनेस थ्योरम। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट क्या है पहले वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर आपको दिया हुआ है और कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है। कंडक्टर जो है वो मान लीजिए न्यूट्रल है। अपन इस कंडक्टर के पास कोई एक्सटर्नल चार्ज रख रहे हैं, जैसे ये एक्सटर्नल चार्ज अपन ने यहाँ पे प्लेस किया है कैपिटल क्यू। तो आपको ये पता है कैपिटल क्यू से फील्ड लाइन निकलेंगी, इनमें से कुछ फील्ड लाइन जो है वो आपकी कंडक्टर के ऊपर जाके भी टर्मिनेट होंगी, कुछ फील्ड लाइन आपकी इंफिनिटी पे जा सकती है, कुछ फील्ड लाइन आपकी कंडक्टर के ऊपर जाके टर्मिनेट होंगी। और आपको ये पता है कि कंडक्टर जो है उसके ऊपर अगर सरफेस पे ये टर्मिनेट हो रही है तो सरफेस के उस पार्ट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्यू से जो फील्ड लाइन आपकी कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट हो रही है, कंडक्टर की ये जो सरफेस है इस पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा इस सरफेस पे। लेकिन कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो आपका क्या आएगा, जीरो। तो इधर जो चार्ज है वो आपका उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका अपोजिट सरफेस पे आपका इंड्यूस हो जाएगा। नेट चार्ज जो है इसकी सरफेस पे आपका जीरो रहेगा। तो जो कैविटी है वो इस एक्सटर्नल चार्ज से अनअफेक्टेड रहेगी। अभी अभी भी मैंने आपको बताया था जब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे कि अगर अनऑक्यूपाइड कैविटी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो ही रहता है। तो चूंकि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर अभी कोई फील्ड आपका नहीं रहेगा चाहे आप एक्सटर्नल चार्ज कितना भी प्लेस ना करें। तो आउटर जो यूनिवर्स है, यहाँ पे देखिए दो वर्ड अपन यूज करेंगे, एक आउटर यूनिवर्स और एक इनर यूनिवर्स। आउटर यूनिवर्स का मतलब तो हो गया एक्सटर्नल चार्जेज और कंडक्टर की आउटर सरफेस। इनर यूनिवर्स का मतलब हो गया कैविटी के अंदर जो एक्सटर्नल चार्जेज हैं और कैविटी की इनर सरफेस। तो आउटर यूनिवर्स के अंदर जो चार्जेज हैं वो इनर यूनिवर्स
यूनिवर्स में कौन कौन से चार्जेज हैं पहले वो देख लीजिए। एक तो एक्सटर्नल चार्ज है आपका आउटर यूनिवर्स में, कितना, कैपिटल क्यू। ये तो आपका एक्सटर्नल चार्ज हो गया, ये आउटर यूनिवर्स में लोकेटेड है। और इस कैपिटल क्यू की वजह से कंडक्टर की सरफेस पे भी चार्जेज इंड्यूस हो रहे हैं। तो कुछ इंड्यूस चार्जेज हैं आपके कंडक्टर की सरफेस पे, कुछ चार्जेज आपके इंड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूस चार्जेस ऑन आउटर सरफेस। ये दोनों तरह के जो चार्जेज हैं, एक्सटर्नल चार्ज और ये इंड्यूस चार्ज ऑन आउटर सरफेस, ये मिलके बना रहे हैं आउटर यूनिवर्स। और आउटर यूनिवर्स इनर यूनिवर्स के अंदर कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी नेट फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, 0। यानी एनी कैविटी इन ए कंडक्टर इज शिल्डेड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट है ये इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में अपन ये कहेंगे आउटर यूनिवर्स में जो भी चार्जेज हैं आपके, वो आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं वो इनर यूनिवर्स के अंदर कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे आउटर यूनिवर्स में दो तरह के चार्जेज हैं, एक तो एक्सटर्नल चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और एक एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कंडक्टर की आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो एक कैपिटल क्यू और एक इंड्यूस चार्ज, ये मिलके कैविटी के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इनकी वजह से कैविटी के अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों की वजह से। ये ध्यान रखना कि कैपिटल क्यू की वजह से फील्ड रहेगा, लेकिन वो इंड्यूस चार्ज जो है वो इस टाइप से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि उनकी वजह से जो फील्ड है वो आपका कैंसिलिंग फील्ड आ रहा है, जिसकी वजह से नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये ध्यान देना, जब अपन ये कह रहे हैं कि आउटर यूनिवर्स के अंदर चार्जेस इनर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना आउटर यूनिवर्स में यहाँ पे दो तरह के चार्जेज है। एक तो आपका एक्सटर्नल चार्ज है कैपिटल क्यू। अगर आपको केवल एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कैविटी के अंदर फील्ड पता करना है कितना फील्ड है, अगर मैं क्वेश्चन इस टाइप से पूछता हूं आपको कि मान लो कैविटी के किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस कैपिटल क्यू की वजह से, और कैविटी से कैपिटल क्यू की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, कैविटी से कैपिटल क्यू की डिस्टेंस r है। तो अगर आपको ये पूछा जाए इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कैविटी के इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आंसर क्या होगा, एनीवन? क्या आंसर रहेगा, एनीवन? कैपिटल क्यू की वजह से कैविटी के इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, कैपिटल क्यू की कैविटी के इस पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल r है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? देखिए, अगर आपको ये पूछा जाता है कि कैपिटल क्यू की वजह से कैविटी के इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैपिटल क्यू से कैविटी का ये पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो आंसर क्या रहेगा, एनीवन? ये मेरा साउंड नहीं पहुंच रहा है क्या आप लोगों के पास? ये मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? कोई एक जना बताइए तो। यस सर, आवाज आ रही है। तो ये बताइए कि कैपिटल क्यू की वजह से कैविटी के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू की वजह से तो फील्ड वही रहेगा, वही रहेगा, कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। एक्सटर्नल चार्ज की वजह से तो यही रहेगा फील्ड।
लेकिन आउटर यूनिवर्स में एक अलग तरह का भी चार्ज है, इंड्यूस चार्ज भी है। वो इंड्यूस चार्ज इस टाइप से इंड्यूस हो रहा है, देखिए इधर वाली जो सरफेस है इस पे चार्ज, ये जो सरफेस है इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इधर वाली सरफेस पे चार्ज नेगेटिव है। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से आप ये देखोगे इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवार्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये आउटर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से फील्ड है। तो कैविटी के इस पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड तो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेट फील्ड आपका 0 रहेगा, यानी एक्सटर्नल चार्ज ने किसी पॉइंट पे जितना फील्ड प्रोड्यूस किया, इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से उतना ही इक्वल और अपोजिट फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कैविटी के हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं कि आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं वो इनर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आउटर यूनिवर्स में दो तरह के चार्जेज हैं, एक तो आपका कैपिटल क्यू है, उसकी वजह से फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। लेकिन कंडक्टर की सरफेस पे भी चार्जेज जो है वो इंड्यूस हो रहे हैं, उनकी वजह से कैविटी के उस पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट फील्ड होगा, तो नेट फील्ड आपका क्या होगा, 0 रहेगा। यानी आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं वो इनर यूनिवर्स के अंदर यानी कैविटी के अंदर कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शिल्डिंग इफेक्ट है उसका पहला पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। यानी आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं उनकी वजह से कैविटी के अंदर कोई नेट फील्ड आपका, सभी चार्जेस की वजह से कोई नेट फील्ड आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। इंडिविजुअल चार्ज की वजह से तो फील्ड रहेगा ही, जैसे कैपिटल क्यू की वजह से कैविटी के किसी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा वो तो आप पता कर ही सकते हो, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना है। लेकिन कैपिटल क्यू की वजह से कंडक्टर की आउटर सरफेस पे चार्जेस भी इंड्यूस हो रहे हैं। तो आउटर यूनिवर्स में जो टोटल चार्जेज हैं, कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज और एक्सटर्नल चार्ज, ये आउटर यूनिवर्स बना रहे हैं, तो इनकी वजह से इनर यूनिवर्स में नेट फील्ड क्या रहेगा, 0। अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट ये कहता है कि जैसे पहले पार्ट में अपन ने ये कहा कि आउटर यूनिवर्स इनर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेकंड पार्ट ये कहता है कि इनर यूनिवर्स आउटर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर केविटी के अंदर मान लो एक्सटर्नल चार्ज है, केविटी की इनर सरफेस पे चार्जेज इंड्यूस होंगे, तो यहाँ पे जो इनर यूनिवर्स है उसमें कौन कौन से चार्जेज आ जाएंगे। इनर यूनिवर्स का मतलब हो गया केविटी में जो एक्सटर्नल चार्ज है वो, एक तो एक्सटर्नल चार्ज केविटी में जो रखा हुआ है वो इनर यूनिवर्स में काउंट होगा इन केविटी, और एक केविटी की सरफेस पे जो चार्जेज इंड्यूस हो रहे हैं वो आपका इनर यूनिवर्स में काउंट होगा, इंड्यूस चार्जेज ऑन कैविटी। तो ये दो तरह के चार्जेज हैं जो इनर यूनिवर्स बना रहे हैं यहाँ पे, और इनर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं वो आउटर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो आउटर यूनिवर्स में 0 फील्ड आपका प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे कैविटी के सेंटर पे आपने क्यू चार्ज रख दिया, कैविटी की इनर सरफेस पे -q चार्ज आ गया। अब q और -q की वजह से बाहर किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो फील्ड आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ये दोनों जो इनर चार्जेज हैं आपके इनर यूनिवर्स के चार्जेज हैं, ये आउटर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको। आउटर यूनिवर्स में चार्जेज जो है वो इनर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इनर यूनिवर्स के जो चार्जेज हैं वो आउटर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपन ने ये कहा है कि इनर यूनिवर्स के चार्जेस की वजह से आउटर यूनिवर्स में कोई फील्ड नहीं होगा, लेकिन जब आपने कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखा है, कैविटी की इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, और अगर कंडक्टर पे इनिशियली न्यूट्रल था तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, क्यू चार्ज आएगा। तो आउटर जो सरफेस है उस पे चार्ज की वजह से तो बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड रहेगा ही। जैसे ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे अगर नेट फील्ड कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड किसकी वजह से होगा, इस कैपिटल क्यू की वजह से होगा, क्योंकि आउटर यूनिवर्स में लोकेटेड है, इनर यूनिवर्स में नहीं। लेकिन इनर यूनिवर्स के जो दोनों चार्जेज है, इंड्यूस चार्जेज और कैविटी के अंदर जो एक्सटर्नल चार्ज है, उसकी वजह से अगर फील्ड पूछा है इस पॉइंट पे तो नेट फील्ड क्या रहेगा, 0।
तो ये दो सिंपल पार्ट हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट के। आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं वो इनर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इनर यूनिवर्स के चार्जेज आउटर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो किस टाइप की प्रॉब्लम इस पे बनेंगी, मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ। ये लाइट भी आ गई है। एक प्रॉब्लम मैं इस पे कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, मैं कंप्यूटर से लॉगिन कर रहा हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा। कि एक कंडक्टिंग सेल आपको दी हुई है ऑफ रेडियस आर। एक कंडक्टिंग सेल आपको दी हुई है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है आर। इसके सेंटर से, सेंटर को सी से डिनोट कर देता हूँ, 0.5 आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट आपका लोकेटेड है, पॉइंट ए। यहाँ पे चार्ज है क्यू, और सेंटर से 2 आर डिस्टेंस पे अनदर पॉइंट लोकेटेड है, पॉइंट बी। यहाँ पे चार्ज है 2Q। ये जो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है इसको एक स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। इसको एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। आपको पता लगाना है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो होगा। इफ द स्विच इज क्लोज्ड, हाउ मच चार्ज, इस पे भी दिया हुआ है। ये जो कंडक्टिंग सेल है ये टोटल चार्ज कितना कैरी कर रही है, क्यू, ये भी आपको दिया हुआ है। हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, टू द अर्थ। जब अपन इस स्विच को क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो करेगा। देखिए यहाँ पे किस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट अपन यूज करेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को करना है, पहले वो देखते हैं। जब स्विच आपका क्लोज नहीं है, बिफोर एस इज क्लोज्ड, तो अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ये आपका कंडक्टिंग सेल है, कुछ सर्टेन थिकनेस रहेगी, इसकी थिकनेस टेंडिंग टू 0 होती है, ये थिकनेस आपकी रहेगी। अब इसमें सेंटर से पॉइंट आर डिस्टेंस पे, यहाँ से पॉइंट आर डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करूँ जो पूरी तरह इस कंडक्टिंग सेल के अंदर लोकेटेड है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना पास होगा, 0। इसका मतलब है उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस इनक्लोज 0 होंगे। मतलब कैविटी की जो, या ये जो कंडक्टिंग सेल है इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, -Q। ये ध्यान रखना कि चूंकि ये चार्ज आपका सेंटर पे लोकेटेड नहीं है, अब इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये जो Q है इसके पास वाली सरफेस पे चार्ज ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इधर चार्ज डेंसिटी आपकी कम रहेगी। तो यहाँ से फील्ड लाइन आपकी निकलेंगी, इनर सरफेस पे जाके ये आपकी टर्मिनेट होंगी, परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगी। इस टाइप का फील्ड पैटर्न आपका रहेगा। इस टाइप से फील्ड लाइन जो है वो आपकी टर्मिनेट होंगी। तो यहाँ पे तो Q चार्ज है और इनर सरफेस पे गॉस लॉ से कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -Q। और इस पे स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज कितना था, Q। तो इनर सरफेस पे अगर -Q है तो आउटर सरफेस पे कितना होगा, 2Q। अगर बाहर कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं होता तो ये आउटर सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा क्योंकि सरफेस से 2r डिस्टेंस पे यहाँ पे 2Q चार्ज है पॉइंट बी के ऊपर।
तो ये चार्ज भी, इस चार्ज के लिए भी चार्ज डेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ये सिचुएशन है जब अपन ने स्विच को क्लोज नहीं किया है। तो अब जब अपन स्विच को क्लोज करेंगे तब क्या होगा? तब कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो आपका जीरो हो जाएगा। आफ्टर एस इज क्लोज्ड, ये सिचुएशन रहेगी। ये सेंटर है, यहाँ पे चार्ज है ये प्लस क्यू। इनर सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा? ये तो गॉस लॉ से माइनस क्यू ही रहेगा। अर्थ करने के बाद भी इस पे चार्ज कितना रहेगा? माइनस क्यू ही रहेगा। गॉस लॉ से इनर सरफेस का जो चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा, माइनस क्यू के बराबर। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? ये चार्ज जो है ये आपका चेंज हो जाएगा जब आप इसको अर्थ कर देते हो। तो यहाँ पे चार्जेस इस तरह से इंड्यूस होंगे ताकि कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैं कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल देखूं तो कौन कौन से चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आपका कंडक्टर की सरफेस पे रहेगा? ये माइनस क्यू, जो इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये माइनस क्यू, और ये जो एक्सटर्नल चार्ज कैविटी के अंदर रखा हुआ है प्लस क्यू। इस क्यू और माइनस क्यू की वजह से तो जो आउटर यूनिवर्स है उसमें कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा? जीरो। तो क्यू और माइनस क्यू की वजह से तो आउटर यूनिवर्स में सब जगह फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो इनकी वजह से तो बाहर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखोगे तो वो आपका जीरो ही रहेगा। तो क्यू और माइनस क्यू जो है वो सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप लोगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? एक तो इस 2q की वजह से रहेगा, और एक इसकी आउटर सरफेस पे जो अपन ने चार्ज माना है, मान लो x चार्ज है आपका, तो एक इस x चार्ज की वजह से होगा और एक 2q की वजह से होगा। q और माइनस q की वजह से आउटर सरफेस का पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों आउटर यूनिवर्स में कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनकी वजह से पोटेंशियल भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पे? क्योंकि अपन ये अप्लाई करेंगे। आप ये जो ये जो कंडक्टिंग सेल है इसका पोटेंशियल अपने को जीरो करना है। इस पॉइंट P का पोटेंशियल अपने को जीरो करना है बेसिकली। तो P का पोटेंशियल कैसे लिखूं? किन किन चार्जेस की वजह से P का पोटेंशियल रहेगा आपका? ये Q और माइनस Q, ये तो इनर यूनिवर्स में लोकेटेड चार्जेस हैं जो आउटर यूनिवर्स में कितना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? जीरो। तो अगर फील्ड जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता है जीरो है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। आउटर यूनिवर्स में तो इन दोनों की वजह से कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आउटर यूनिवर्स में पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? जो आउटर यूनिवर्स में चार्जेज हैं उनकी वजह से। उनमें कौन कौन से चार्जेज हैं? एक तो ये 2q चार्ज है और एक ये x चार्ज है। इन दोनों की वजह से इस स्फेरिकल सेल की सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? अब इन चार्जेस को तो आप भूल ही जाइए, इनकी वजह से सरफेस का पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये इनर यूनिवर्स में लोकेटेड है ये दोनों चार्जेज। अब अपन 2q और x की वजह से सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये पता है 2q और x ये आउटर यूनिवर्स के चार्जेज हैं, ये इनर यूनिवर्स में कितना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? जीरो। तो अगर सरफेस का पोटेंशियल जीरो है तो इनकी वजह से सेंटर पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि अंदर ये कोई फील्ड तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं। सरफेस का पोटेंशियल जीरो है तो सेंटर का पोटेंशियल भी इनकी वजह से क्या होगा? जीरो होगा। तो चूंकि आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं वो इनर यूनिवर्स में जीरो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इनकी वजह से सरफेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, तो इन दोनों की वजह से अंदर सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो सेंटर पे अपन पोटेंशियल जीरो कर देते हैं। किन की वजह से? जो आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेज हैं उनकी वजह से। ये जीरो कर देते हैं। 2q की वजह से सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? ये तो आप लिख ही सकते हो। 2q की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 2r। तो 2r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? k इंटू चार्ज अपॉन 2r। फिर ये जो x चार्ज है ये देखिए इस आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस r है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? kx अपॉन r इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए x की वैल्यू ये आ जाएगी -q, यानी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा? -q के बराबर। पहले कितना चार्ज था? 2q। इनर सरफेस पे तो पहले भी -q था, अभी भी -q है। तो कितना चार्ज इस
स्विच के थ्रू आपका ग्राउंड में चला गया है, तो चार्जेस फ्लोन क्या हो जाएंगे? इनिशियल कितने चार्जेस थे? इनिशियली चार्ज कितना था? 2q। फाइनली कितना चार्ज रह गया? -q। तो कितना चार्ज आज सरफेस में चला गया? 3q। तो यहाँ पे देखिए दो जगह अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इफेक्ट अपन ने यूज किया है। पहला तो अपन ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस के पॉइंट का पोटेंशियल अपने को जीरो करना है, क्योंकि अपन ने इसको ग्राउंड कर दिया है, तो कंडक्टिंग सेल है, इसका पोटेंशियल आपका जीरो होना चाहिए ग्राउंड करने के बाद। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल आपका जीरो होना चाहिए। अब चूंकि Q और -q आउटर यूनिवर्स में कोई चार्जेज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कैंसिलिंग फील्ड आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनकी वजह से तो P का पोटेंशियल आपका जीरो ही रहेगा। P का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? X और 2q की वजह से। अब X और 2q की वजह से P का पोटेंशियल कैलकुलेट करें, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि X तो आपका किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को ये पता है 2q और x जो है ये आउटर यूनिवर्स में चार्जेज हैं, और इनकी वजह से इनर यूनिवर्स में जीरो फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर इनकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, तो यहाँ से अंदर सेंटर तक भी पोटेंशियल वही रहेगा, क्योंकि अंदर फील्ड इनकी वजह से क्या है? जीरो। तो यहाँ से सरफेस तक भी पोटेंशियल वही होगा इनकी वजह से, जो P के ऊपर होगा। तो मैं x और 2q की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, उसको जीरो कर देता हूँ। वो जीरो कर देंगे तो अपने को x की वैल्यू पता लग जाएगी। इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि कितने चार्जेस जो है वो अर्थ के अंदर फ्लो किए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर। अब एक है आपका यूनिकनेस थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और ये पहले अपन ये देख लेते हैं यूनिकनेस थ्योरम क्या है, फिर अपन इस पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे। यूनिकनेस थ्योरम, अपने को ये पता है कि कंडक्टर आपका इक्वी पोटेंशियल होता है, कंडक्टर की पूरी जो सरफेस है वो आपकी क्या रहेगी? इक्वी पोटेंशियल रहेगी। इनफैक्ट होल कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। तो यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि आप आउटर यूनिवर्स में जो चार्जेस रख रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल चार्जेस आप रख रहे हैं, उन एक्सटर्नल चार्जेस के लिए कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक ही तरीका है जो कंडक्टर को इक्वी पोटेंशियल रख सके, या इसको अपन इस टाइप से बोल सकते हैं, फॉर ए गिवन चार्ज on a conductor and a given charge configuration of universe. Universe there exists one and only one way of distributing charges on the conductor, which ensures that conductor is equipotential. Conductor is equipotential. यानी कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक ही तरीका होगा जो कंडक्टर को इक्वी पोटेंशियल रखे। कोई भी दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर को इक्वी पोटेंशियल नहीं रख सकते। एक पार्टिकुलर वे में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कंडक्टर को इक्वी पोटेंशियल रख पाएगा। किसी अनोदर वे में चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता जो उसको इक्वी पोटेंशियल रख सके।
ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूँ, इसका यूज कहाँ पे होगा। जैसे मान लो आपको दो हेमिस्फेरिकल सेल दी हुई है, ये दो हेमिस्फेरिकल कंडक्टर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये एक हेमिस्फेरिकल कंडक्टर है, ये अनोदर कंडक्टर है, और दोनों को एक स्मॉल सेपरेशन पे रखा हुआ है। रेडियस इसकी आर ले लेते हैं, हर एक की जो रेडियस है वो आपकी आर है। इनको स्मॉल सेपरेशन पे रखा हुआ है। ये जो गैप है ये आपका इन्फिनिटेजिमली स्मॉल है, लेकिन ये ध्यान रखना ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। अब पहला जो स्फीयर है उस पे टोटल चार्ज है -q, और दूसरे स्फीयर पे, दूसरे हेमिस्फीयर पे चार्ज है 3q। आपको बताना है ये बीच का जो रीजन है इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके लिए अपने को चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को ये ध्यान रखना है, चूंकि ये कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहना चाहिए, 0। ये कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से करेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहे, यानी पूरा का पूरा कंडक्टर क्या हो, इक्विपोटेंशियल हो। तो इस तरह से अपने को चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक ही तरीका होगा, कोई अनोदर वे में इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एक पार्टिकुलर वे में ही चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो अगर आप कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऐसा पता कर सकते हो जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल आपका सेम रहे, इक्विपोटेंशियल रहे, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहे, तो वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपका करेक्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक तो अपन ये देखते हैं कि जो सर्कुलर फेसेज हैं दोनों हेमिस्फीयर के, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फेसिंग सरफेसेस पे गॉस लॉ से आपको पता है इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। आपको रिजल्ट भी याद होगा कि अगर दो कंडक्टिंग प्लेट है, इनको आमने सामने रखते हैं, अगर ये आमने सामने रखी हुई है तो फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है तो यहाँ पे कितना आएगा, -q आएगा। आपको ये भी पता है अगर मान लो दो ही प्लेट हैं तो आउटर सरफेसेस पे चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे इस प्लेट को आपने Q1 चार्ज दिया था, इसको Q2 चार्ज दिया था, तो आउटर सरफेस पे जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, Q1 + Q2/2, और इस पे क्या रहेगा, Q1 + Q2/2। तो यहाँ पे ये जो Q और -q है आपका, इसकी वजह से अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड आप देखोगे, वो फील्ड आपका कितना रहेगा, σ/ε0। ये आप पता कर सकते हो। सिग्मा क्या है, फेसिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी। इनकी वजह से तो फील्ड आपका कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की वजह से तो अंदर किसी पॉइंट पे। तो सेम तरीके से अपन यहाँ भी, चूंकि ये दोनों सरफेसेस कंडक्टिंग जो सर्कुलर सरफेस हैं ये आपकी एक दूसरे को फेस कर रही हैं, इन पे तो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होंगे। अगर मैं इस पे Q चार्ज ले लेता हूँ तो इस पे कितना आएगा, -q आएगा। और अगर आपको ये दिया हुआ है, जैसे मान लो ये सिचुएशन है आपकी, ये दो फेसिंग सरफेस हैं जिन पे Q और -q चार्ज है। ये जो आपके फेसिंग सरफेस पे चार्ज है, आउटर पे मान लो चार्ज आपका 0 है, तो इन फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है इनकी वजह से फील्ड केवल अंदर ही रहेगा। बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड देखोगे तो दोनों कैंसिलिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सीट है इसकी वजह से फील्ड इधर होगा, इस नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से फील्ड इधर होगा। नेट फील्ड यहाँ पे कितना रहेगा, 0। तो इस Q और -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगा, केवल दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इन दोनों फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है Q और -q, उनकी वजह से फील्ड अंदर ही रहेगा। कंडक्टर के अंदर अगर इधर कोई पॉइंट ले लिया तो फील्ड कितना रहेगा, 0। इधर भी किसी पॉइंट पे फील्ड कितना रहेगा, 0। तो ये जो चार्जेज अपन ने पुट कर दिए Q और -q, इनकी वजह से तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, 0 है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप के अंदर रहेगा। अब बात आती है ये जो सर्कुलर सरफेस है इन पे क्या चार्जेस पुट किया जाए। तो इन पे चार्जेस इस तरह से रखेंगे ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहे, कंडक्टर क्या रहे, इक्विपोटेंशियल रहे। तो आपको ये पता है कि स्फेरिकल चार्ज में अगर मान लो चार्ज आपकी यूनिफॉर्म है, Q चार्ज आपका मान लो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0।
एक स्फेरिकल सेल के अंदर आपको पता है ये रिजल्ट कि बाहर अगर सरफेस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अंदर चार्ज क्या होता है, 0। इसका मतलब ये जो आउटर सरफेस है इन पे अगर अपन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सेम चार्ज डेंसिटी यहाँ भी रखते हैं और यहाँ भी रखते हैं, तो उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हेमिस्फीयर्स में क्या रहेगा, 0। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे मान लेता हूँ आपका Q1 चार्ज है और इस पे भी कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है। तो इस हेमिस्फीयर की इस आउटर सरफेस पे Q1 चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इस पे Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इन दोनों की वजह से अंदर कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, 0, क्योंकि अपने को पता है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर फील्ड क्या होता है, 0, अगर Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपन ने एक तरीका ऐसा निकाल लिया जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर फील्ड आपका इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कंडक्टर आपका क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल रहेगा। तो चूंकि एक ही तरीका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल रख सके, तो अपना जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। अब बात आती है कि इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो चार्ज कंजर्वेशन से ये तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, माइनस Q के, और Q प्लस Q1 का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 3Q के। तो एक बार तो इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू Q आ जाएगा, और स्मॉल q की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2Q आ जाएगी। तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया तो आप दोनों के बीच फील्ड तो आप पता कर ही सकते हो। यहाँ पे कितना चार्ज आया है, 2Q, यहाँ पे माइनस 2Q, इस सरफेस पे कितना चार्ज है, Q, और इस पे भी कितना चार्ज है, Q। अब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो केवल फेसिंग सरफेस की वजह से ही होगा, और कितना होगा, ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है, फेसिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज तो हो गया 2Q, सरफेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू हो गई 2Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर सरफेसेज हैं आपकी, फेसिंग सरफेस हेमिस्फीयर है, तो ये सरफेसेज सर्कुलर हैं दोनों, तो इनका एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो फेसिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ये होगी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यूनिकनेस थ्योरम जो है उसकी वजह से अपन ये पता कर पाए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, क्योंकि अपना जो एम था, यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि केवल एक ही तरीका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल रख सके। तो अपन ने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा मेथड अपन ने ढूंढ लिया है जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, यानी कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रहेगा। तो यही चार्ज केवल यही तरीका हो सकता है, कोई और तरीका नहीं होगा। तो अब केवल अपने को ये पता करना है कि Q1 और Q की वैल्यू क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्लियर हुआ कि नहीं यूनिकनेस थ्योरम। इस पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं यूनिकनेस थ्योरम के, वो आपके यूनिकनेस थ्योरम के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इमेज चार्जेस जो हैं उसके केस में आपके बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पहले इमेज चार्जेस पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। आपका जो टेस्ट है आपका ये रेस टेस्ट, इसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम और ले रहा हूँ यहाँ पे। आपने इस सीट में एक ये प्रॉब्लम भी देखी होगी कि एक Q1 चार्ज है आपका, Q1 चार्ज, और यहाँ पे Q2 चार्ज है, माइनस Q2 है, बेसिकली मैग्नीट्यूड Q2 के बराबर है। ये कह रहा है कि यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे जो फील्ड लाइन आपकी निकल रही है वो यहाँ पे 90 डिग्री पे जाके टर्मिनेट हो रही है। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे जो चार्ज, जो फील्ड लाइन आपकी Q1 से निकल रही है वो Q2 के ऊपर 90 डिग्री पे जाके टर्मिनेट हो रही है, इस पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो आपको ये पता लगाना है कि Q1 और Q2 जो है उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको इस टाइप की सिचुएशन दी हुई हो, मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये आपका Q1 है और ये अनोदर चार्ज है आपका माइनस Q2।
इसमें मान लो अल्फा एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे जो फील्ड लाइन आपकी निकल रही है वो इसमें हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे टर्मिनेट हो रही है। तो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो कैसे पता करेंगे? तो अपने को ये तो पता रहेगा कि जो फील्ड लाइन अल्फा से कम एंगल पे निकलेगी उसको भी -q2 पे ही टर्मिनेट होना पड़ेगा, वो इन्फिनिटी पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे जाएगी तो इस फील्ड लाइन को कट करके जाना पड़ेगा। तो जो भी फील्ड लाइन अल्फा से कम एंगल पे निकलेगी वो तो इस पे टर्मिनेट होगी ही होगी। यानी मैं अगर यहाँ पे एक इस टाइप का कॉन कंसिडर कर लूँ जिसका सेमी अपेक्स एंगल कितना है, अल्फा है, इस टाइप का अगर कॉन कंसिडर करूँ तो इस कॉन से जितनी फील्ड लाइन आपकी क्रॉस होंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन जो है वो आपकी इस Q2 के ऊपर जाके टर्मिनेट होंगी। इसी तरह से Q2 पे कितनी फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है उसके लिए ये कॉन बना लेते हैं, सेमी अपेक्स एंगल बीटा का एक कॉन मैं बना लेता हूं। फील्ड लाइन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर एक कॉन के अपेक्स पे Q1 चार्ज रखा हुआ है तो इसके बेस से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी आपकी, कितना फ्लक्स जो है वो आपका पास होगा इधर की ओर, कितनी फील्ड लाइन आपकी पास हो रही होंगी। इस फ्लक्स को मैं φ1 से डिनोट कर देता हूँ। ये कितना आएगा ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले की क्लासेस में। इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा फ्लक्स का मोड Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। और इस पे जो फील्ड लाइन जाके टर्मिनेट हो रही है इससे कितना फ्लक्स आपका पास होगा इसके बेस से, अगर अपेक्स पे -q2 रखा हुआ है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं φ2 इज इक्वल टू मॉड q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस बीटा। और आपको ये पता है कि इस कोण में जितनी भी फील्ड लाइन आपकी इस कोण के बेस से गुजरेंगी वो इस कोण के बेस से अंदर एंटर होंगे, यानी इधर से जो फ्लक्स एग्जिट हो रहा है कोण के बेस से, इधर कोण के बेस से वो एंटर हो रहा है। तो φ1 और φ2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मॉड φ1 इज इक्वल टू मॉड φ2 और यहाँ से अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा मॉड Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू मॉड Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो आप पता कर सकते हो। मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2 क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 1 माइनस कोस अल्फा। इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 और ये होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो साइन बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2। ये रिलेशन आपके पास आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको सीट में दिया हुआ है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू तो क्या है 90 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। तो आप इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो जो है वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। फिर आज का मीटिंग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास